नमस्कार सभी को। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनलिज्म एंड फैक्टर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द सिविल कोड या नेपोलियन कोड एंड मेकिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्या कर लिया था, सोसाइटी ऑफ यूरोप कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास एंड पीजेंट्री। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। ये उदारवादी क्या सोचते थे राष्ट्रवाद के बारे में, उनका नेशनलिज्म क्या था। दी In the 19th century के आते आते यूरोप और क्लोजली अलाइड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब ये उदारवाद की जो एक धारणा है वह यूरोप के अंदर पनपनी स्टार्ट हो गई। अब लिबरलिज्म जो है ये लेटिन का वर्ड है जिसका मतलब है फ्री होना। फ्री इसका मतलब है। लिबरलिज्म स्टूड अप फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी। जो उदारवादी होते हैं, लिबरलिज्म को फॉलो अप करने वाले होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, इंडिविजुअल की फ्रीडम पे और इक्वलिटी की बात करते हैं। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है, जो मैन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हर व्यक्ति यानी कि गरीब हो या वो रिच पर्सन हो, चाहे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो या पीजेंट्री से करता हो, सबको अब फ्री रहना चाहिए। उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको वोटिंग राइट या अपनी गवर्नमेंट चुनने का राइट, सब कुछ उनको मिलना चाहिए। दे एम्फेसाइज कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना की जाए जो एग्रीमेंट पे आधारित हो, जो हर व्यक्ति की सहमति से बनाई जाए। ए कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू, ये कहते हैं ना, द थ्रू अ पार्लियामेंट, कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इट मीन्स कि लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय दी अ पीपल एंड दे टेक द डिसीजन बिहाफ ऑफ अ पीपल। इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट ना हो कि अपने आप ये मोनार्की सिस्टम ना हो, तो उसमें क्या इंडिविजुअली कोई फ्रीडम नहीं रहेगी। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, कंसेंट से होनी चाहिए या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। द राइट ऑफ वोट, कि भाई राइट टू वोट होना चाहिए सबको, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे वो प्रॉपर्टी जिसके पास है, क्योंकि वहाँ पे क्या आता था पहले, जिसके पास प्रॉपर्टी है जो टैक्स पे करता था उसी को वोटिंग राइट मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहते हैं कि सभी को आपको जो है वोटिंग राइट देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। हालांकि कुछ अपवाद थे वहाँ पे कि मैन जो थे विदाउट प्रॉपर्टी या वुमेन थी, उनको इसमें एक्सक्लूड कर रखा था पॉलिटिकल राइट से। उनको पॉलिटिकल राइट में जो वोटिंग राइट्स वो नहीं मिले हुए थे, बहुत सारे राइट्स जो प्रॉपर्टी जिनके पास थी उन्हीं को मिला हुआ था। तो ये भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पोजीशन मूवमेंट चलाते हैं, इक्वलिटी इनटू पॉलिटिकल राइट्स, जो राजनीतिक अधिकार हैं उनकी भी ये डिमांड करते हैं। अबोलिशन ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द कैपिटल। और ये चाहते हैं कि भाई जो भी जो अबोलिशन है, जो इम्पोज करते हैं, जो कस्टम ड्यूटीज लगती हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर फॉलोअप किया जाता है, मूवमेंट कब, जब ट्रेडर्स के द्वारा कोई भी काम किया जाता है। यानी कि ट्रेडर्स जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना जो गुड्स है उसको सेल करने जाता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो वो ये कहते हैं कि उसको रिमूव कर दिया जाए ताकि वो भी फ्री महसूस करें। नेक्स्ट, जो लेवरिन, इनकी मदद से ही उन्होंने क्या था, जो लेवरिन का किया था। ये एक इंस्टीट्यूशंस है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कस्टम्स यूनियन फाउंड इन 1834, कि इसकी एक स्थापना की गई, एक संस्था बनाई गई जो ये काम करेगी। क्या होता था पहले फ्रांस के अंदर, कि एक मर्चेंट्स अगर कहीं जा रहा है, ये फ्रांस के अंदर ही या यूरोप के अंदर ही, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसमें क्या थी कि ये एक
बाउंड्री है, यानी में ये एक स्टेट है, इसके अंदर टुकड़े में बटा हुआ है छोटे छोटे। तो जब भी ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो यहाँ पे सीमा कर यानी कस्टम ड्यूटी इसको देनी पड़ती है, एक टैक्स पे करना पड़ता था। अब ये इतना ज़्यादा टैक्स हो जाता था कि जितनी उसकी मान लीजिए 5 रुपये का अगर वो कोई सामान है तो वो जाते जाते वहाँ पे 30 रुपीज़ तक का हो जाता था। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, ये अब हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या की, ये एक इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट कर दी। और इसने क्या किया, फाउंड किया है 1834 के अंदर अबोलिश टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर होता है जो सीमाओं पर यानी कि व्यापार के पे टैक्स जो लगा देते हैं, बैरियर्स का मतलब बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, कुछ रूल्स बना देते हैं अगेंस्ट द ट्रेड्स। दे अबोलिश्ड 28 करेंसी आउट ऑफ 30, यानी कि 2 करेंसी को छोड़ दिया, बाकी सारी करेंसी जो थी रिमूव कर दी गई। और अब क्या हो गया, रिमूव करने के बाद क्या हो गया, अब कोई भी ट्रेडर्स हैं, कोई मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो कहीं भी जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ओनली बेसिस ऑफ 2 करेंसी। नेक्स्ट, अब यहाँ यूरोप के अंदर 3 विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन कौन सी हो रही है भाई? अब पहली विचारधारा ये है लिबरल, दूसरे है कंजर्वेटिव और तीसरे हैं रिवोल्यूशनरीज। अब इनकी क्या है, लिबरल जो है वो है उदारवादी, जो कहते हैं कि जी बदलाव होना चाहिए पर ज़्यादा नहीं हो, इंस्टीट्यूशन जो पुरानी प्रथा है कुछ छूट जाए लेकिन ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं होना हमें, और इंडिविजुअल की ये बात करते हैं। फिर आते कंजर्वेटिव, जो बोलते हैं रूढ़िवादी भी इनको बोला जाता है। अब ये क्या है, इनका मतलब है कि ये पुरानी प्रथाओं में विश्वास करते हैं कि ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आए लेकिन परिवर्तन हो, लेकिन पुरानी जो कस्टम्स चली आ रही है या इंस्टीट्यूशन चले आ रहे हैं, मोनार्की चली आ रही है, जो सिस्टम चला रहा है उसको फॉलो करना चाहते हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। ये पूरी तरह से परिवर्तन चाहते हैं, ये परिवर्तनवादी हैं कि भाई हम तो परिवर्तन करेंगे पूरी तरह से, डेमोक्रेसी यानी कि मोनार्की उठा के डेमोक्रेसी लाएंगे। तो यही विचारधारा अब यूरोप के अंदर चली हुई है, यही यूरोप के अंदर चेंजेस ला रही है। तो नेक्स्ट इसमें आती है कंजर्वेटिव की कंजर्वेशंस आफ्टर 1815। क्या कहता है, यूरोपियन गवर्नमेंट ड्राइव ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशंस। यूरोपियन गवर्नमेंट का मतलब है यूरोप के अंदर जो छोटे छोटे देश थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, तो इनकी जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, इन्होंने एक संस्था बना रखी थी, उसको हम यूरोपियन गवर्नमेंट के नाम से बोल रहे हैं यहाँ पे। उसमें की हम बात करें, मोस्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव तो समझ गए ना, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हाउएवर डिड नॉट परपोज ए रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी। ये चाहते हैं कि हम, ये नहीं है कि अब रिवोल्यूशन हो गया है उससे पहले वाली डेट चाहिए हमें, नहीं, हमें परिवर्तन जरूर चाहिए। यानी कि ये चाहते हैं कि चेंजेस जरूर हों, लेकिन चेंजेस कब हो, कि पुरानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको जरूर फॉलोअप करेंगे। तो उन्हीं के बेस पे ये कहता है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon in Battle of Waterloo 1815। वाटरलू का जो युद्ध हुआ उसके अंदर नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म ला दिए थे। इनको ये हो गया था कि भाई इतने रिफॉर्म आ गए, पूरे फ्रांस इनके साथ है, अदर्स कंट्री को भी अपने अंदर इंक्लूड कर सकता है और साथ में ये पूरे यूरोप को अपने अंदर ले सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारों ने एक संस्था बनाई अपनी तरह से और सारे गैदरिंग की, और गैदरिंग करने के बाद ये इनके नेपोलियन के खिलाफ एक युद्ध लड़ा गया वाटरलू का, जो कि 1815 में लड़ा गया था, और इसको डिफीट कर दिया गया नेपोलियन को। और उसके बाद एक ट्रीटी की गई, इन्होंने मेट एट वियना, ड्रा अप सेटलमेंट फॉर यूरोप, सब सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। यानी कि फ्रांस के ऊपर बहुत सारी एक्सप्लॉइटेशन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे रूल्स इम्पोज कर दिए। यूरोपियन गवर्नमेंट वांटेड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी इन द फ्रांस। ये पुरानी संस्थाएं लाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, वही पुरानी परंपरागत जो बातें हैं वो अब वापस लाई जाए। द रिजल्ट टू ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि वो 1815 के अंदर एक साइन की गई ट्रीटी और कुछ रूल्स को इम्पोज किया गया, किस पे, फ्रांस के ऊपर। पढ़ते हैं, द ट्रीटी ऑफ वियना। अब वियना जो है एक प्लेस है, तो प्लेस का नाम है, उसकी बेस पे ही ये वियना पड़ा है, तो वियना ट्रीटी। इसके अंदर क्या किया गया, अब देखिए यूरोपियंस क्या चाहते थे, फ्रांस के
एक्सपेंड ना हो, फ्रांस को गरीब बना दीजिए। कोई भी जो स्टेट होता है या कंट्री होता है, कोई भी अगर कंट्री हम फ्रांस की बात करें, अगर फ्रांस उसमें कमज़ोर करना है तो क्या किया जाए, इसके जो रिसोर्सेज हैं उनको कोलैप्स कर दिया जाए, इसकी आर्मी पावर है उसको कोलैप्स कर दिया जाए, या इसकी जो पावरफुल एरियाज हैं उन पे क्या किया जाए, उनको सीज आउट कर दिया जाए, इनकी जो पॉलिटिकल पावर है उसको क्या कर दी जाए, होल्ड ओवर कर दिया जाए, और इसकी जितने भी टेरिटरीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, ताकि कुछ हो ही ना सके, ये आगे एक्सपेंड करें सर। तो कुछ इम्पोज किया गया रूल्स, क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का बॉर्डर था, यानी कि ये फ्रांस का बॉर्डर है, यहाँ पे अपनी टेरिटरीज को क्या कर लिया गया, स्टेट इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई अलग अलग स्टेट कंट्री ने। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे अंदर वाला पार्ट, बाहर वाले सारी बाउंड्री से आउट है, तो यहाँ से अगर फ्रांस किसी स्टेट पे कब्जा करना चाहता है तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा ना, जब यहाँ से जाना पड़ेगा तो यहाँ पे जो आर्मी है पहले इसको डिफीट करना पड़ेगा, तो ये नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बुर्बो डायनेस्टी। अब बुर्बो डायनेस्टी यानी कि लुई वहाँ पे राज करते थे और वो डायनेस्टी बिलोंग करते थे बुर्बो, तो उसको क्या कर दिया, मोनार्की जो है, मोनार्की जो सिस्टम है उसको वापस क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया, और बुर्बो डायनेस्टी दोबारा से आ गई राज करने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर दोबारा राजतंत्र स्टार्ट कर दिया। पहले हम डेमोक्रेसी पढ़ते थे, उसके बाद नेपोलियन आ गया था जिसमें डिक्टेटरशिप की बात करी गई थी, अब दोबारा से क्या कर दिया, वो मोनार्की ला दिया, अब लोग दोबारा वहीं आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन तो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज बिटवीन पर्सिया एंड रसिया, अब इम्पोर्टेंट यानी कि जिसमें पावरफुल थे, जहाँ से या तो हो सकता है वहाँ से अर्निंग सोर्स रहा हो, मनी अर्निंग सोर्स, यानी कोल, भाई कोल का कुछ रहा हो, या मिनरल्स वहाँ पे निकलते हो, या कोई रिसोर्सेज वहाँ पे मिलते हो, उन एरिया को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वहाँ पे मनी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा, जब तक पावर नहीं रहेगी, कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगी तो पावरफुल नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा तो आर्मी पे स्पेंड नहीं कर सकता, और जब तक स्पेंड नहीं कर सकता मनी अपनी आर्मी पे तो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो कीजिए। और इन्होंने कुछ आर्मी में भी चेंजेस किए थे, कुछ बदलाव कर दिए थे आर्मी में भी, तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चेक आपके जो फाइनल जो एग्जाम होता है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, रिवोल्यूशनरीज, परिवर्तनवादी, क्रांतिकारी जिनको कहा जाता है, क्रांतिकारी यानी कि टोटली टोटली वो चेंजेज चाहते हैं कि हम बिल्कुल सत्ता को ही बदलना चाहते हैं, मोनार्की सिस्टम हटा के हम क्या लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। भाई सभी को राइट होगा, समाज के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के द्वारा बनेगी और लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे हम अगेंस्ट जाएं किसी के भी। नेक्स्ट क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द fear of repression drawn a many liberal nationalist underground, बहुत सारे उदारवादी जो है लिबरल जो कंसेप्ट वाले थे वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब वो अंडरग्राउंड होके चुप तो नहीं बैठेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, सीक्रेट सोसाइटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, अंदर ही अंदर कार्रवाई रचना स्टार्ट कर देते हैं, रिएक्शन उनकी चलती रहती है क्योंकि ये तो परिवर्तन चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ ये जरूर करते रहेंगे। क्या कहता है, ये जो टाइम था, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म टू फाइट द लिबरल एंड फ्रीडम्स, इसी टाइम पे वो प्रिपरेशन कर रहे थे एक तरह से, अब फाइट करना चाहते हैं, मोनार्कियल जो सिस्टम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी अब उसको ये हटाना चाहते थे और लड़ना चाहते थे अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है जूसेफ मैजनी, जूसेफ मैजनी जिन्हों में पैदा हुए थे, मतलब बड़े ही मतलब कि इन्होंने एक दो संस्थाएं बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी आती जिसके अंदर लोगों को जोड़ा जाता था, उनको मोटिवेट किया जाता था, अवेयर किया जाता था उनके राइट्स के लिए, और तैयार किया जाता था रिवोल्यूशन के लिए, रिवोल्ट के लिए। इन्होंने अपना एग्जाइल यानी कि देश निकाले के टाइम में इन्होंने रिवोल्यूशन करवाया। एंड मैजनी बिलीव करते थे गॉड जो दिव्य शक्ति के बेस पे जो किंग राज करते हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने जो नेशन बनाए हैं ना वो सबके नेचुरल है, और वो भगवान ने क्या किया है, मानवता के लिए बनाए हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाए हैं, लोगों को परेशान करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइटेट करने के लिए नहीं बनाए हैं। तो इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटियाँ बनाई थी जो सेटअप की गई थी अलग अलग देश के अंदर, और इनके बारे में जो मैटरनिक है
मैटरनिक का एक सेंटेंस और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आधा मैं हाफ मैं बता देता हूँ। व्हेन फ्रांस स्नीज, रेस्ट ऑफ यूरोप कोल्ड, कैप्ट कोल्ड। तो ये बड़ी फेमस है, एमसीक्यू में बड़ा पूछा जाता है। और नेक्स्ट ये कहता है, मैटरनिक ने इनकी जो सोसाइटियाँ थी इनके बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक चीज़ है ना, हमारी जो एनिमी है, वो हमारी सोशल ऑर्डर के लिए जो ये सीक्रेट सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं ये हैं। और जूसफ मैगजीन के लिए इन्होंने बड़ा ही अच्छा कमेंट किया था। इनका एम क्या था भाई, जो सीक्रेट सोसाइटियाँ बन रही थी, गुप्त संस्थाएं बन रही थी, इनका एम क्या था? सबसे पहला था सेपरेट ऑफ नेशनलिज्म, कि भाई सेंस डेवलप करना लोगों में राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवादी उनको बनाना। राष्ट्रवाद वो आ जाएगा उनके अंदर, वो एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपोज द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की जो ट्रीटी हुई फ्रांस में, ज़बरदस्ती अपोज कर दिए गए थे रूल्स, उसको हटाना भाई, उसका विरोध करना, उसके खिलाफ खड़ा होना। फाइट फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम के लिए लड़ाइयाँ लड़ना, लोगों को अवेयर करना और अपना यूनिफिकेशन करवाना। मोटिवेट द मिडिल एंड द लोअर क्लास, और इनने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो मिडिल एंड द लोअर कास्ट क्लास जो है उसको क्या किया, तैयार किया रिवोल्यूशन के लिए। क्योंकि मिडिल क्लास जो थी वो एजुकेटेड थी, ये अवेयर हो सकती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट, यानी कि ये क्लास की जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा थी लोअर क्लास की, और जब तक इसको साथ नहीं ले जाएगा मिडिल क्लास भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों को अवेयर किया गया इनके राइट्स के प्रति, पॉलिटिकल राइट्स के प्रति, सोशल राइट्स के प्रति, इनकी ड्यूटीज, और उसके बाद इनको तैयार किया गया रिवोल्ट के लिए। एंड फाइनली यूनिफिकेशंस, इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है यूनिफिकेशन के अंदर, चाहे वो कौन से भी क्लब हो, जैकोबिन क्लब हो, चाहे यंग इटली या यंग यूरोप की हम बात करें। नेक्स्ट, रोमांटिज्म्स, प्राकृतवाद इसको बोलता है, प्राकृतवाद। इनके नेचुरल जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करना। इन्होंने, ये एक ऐसा मूवमेंट था, ए कल्चरल मूवमेंट, क्या था? कल्चर, एक सांस्कृतिक मूवमेंट था। रिजेक्टेड द नेशनलिज्म बाय द साइंस एंड द रीजन्स, कि वह तर्क और साइंस विज्ञान के आधार पे जो आपने नेशनलिज्म लाए ना, इसका कुछ उचित नहीं बनता है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया भाई। क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस द नेशनलिज्म थ्रू द आर्ट एंड म्यूजिक एंड द लव, कि भाई आर्ट, म्यूजिक और लव के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रवाद पैदा कर सकते हैं। और ये सच है कि कल्चर एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपिंग इन द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट थ्रू अ वार एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि भाई जो नेशनलिज्म है वो काम नहीं कर सकता या आ नहीं सकता जब, क्यों? क्योंकि युद्ध के द्वारा हम किसी को नहीं ला सकते, या हम उसकी टेरिटरी को जीत लें उसके द्वारा नहीं ला सकते, लेकिन हम डेवलप सेंस कर सकते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, वहाँ की लैंग्वेज को जान के, वहाँ के कल्चर को जान के, वहाँ के म्यूजिक को जान के। A culture played an important role in the creating idea of the nation. Art and the poetry, story and the music help express and the shape nationalist feelings. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेशनल फीलिंग जोड़ती हैं। चाहे पोइट्री की बात करें, स्टोरी के बजाय म्यूजिक के बजाय, हम कल्चरल रूप से लोगों को एक साथ ले सकते हैं। जो ये आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, ये जनरली क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन ऑफ साइंस एंड फोकस इंस्टीट्यूट ऑफ इमोशन इंस्टीट्यूशन एंड मिस्ट्रिकल ऑफ फीलिंग्स। इनके साथ वो नेशनलिज्म लाना चाहते हैं। कुछ फोक सॉन्ग जो लोकल आदमी, जो ऑर्डिनरी पीपलों के द्वारा गाए जाते हैं, फोक पोट्री एंड फोक डांसेज, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, किसी भी देश की जो है वहाँ का लोक संगीत, लोक डांस, लोक नृत्य, वहाँ की बोली, वो बड़ा ही नेशन की क्या है, आत्मा है, स्पिरिट है, ट्रू स्पिरिट कह सकते हैं। नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड द लैंग्वेज। एंड आगे ये कहते हैं कि लैंग्वेज टू प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अगर लोगों को सेंटी करना है तो वहाँ की लैंग्वेज को आप देखा, इसमें आप बड़ा अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे? मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें वो बात करते हैं, वहाँ के ही वो कस्टम को फॉलो करते हैं, और वहीं की तरह के लोगों की तरह को वो वस्त्र पहन लेते हैं। तो इससे क्या है, क्या करते हैं, वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, उनको मानसिक रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उनको सेंटिमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नेशनलिज्म आता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक हार्डशिप 1803,
1830 की इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे ज़्यादा लोग भूखे मरे थे। दी 1830s अवर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमी हार्डशिप इन यूरोप। इकोनॉमी के लिए बड़ा ही बेकार कह सकते हैं आप, बड़ा ही हार्ड जो था ईयर माना जाता है। लोगों की बहुत कुछ बदलाव आ गए थे। इसके रीजन क्या थे, कोजेज क्या थे? इंक्रीज पॉपुलेशन डे बाय डे यूरोप की इंक्रीज होती जा रही थी, लेकिन इतने रिसोर्स वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी आती है, जिसके कारण क्या आती है, इकोनॉमी पे बर्डन पड़ता है और इकोनॉमी की हार्डशिप आती है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, लोगों ने एक लार्ज स्केल पे माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ। क्यों? क्योंकि वो सर्च फॉर फूड एंड जॉब। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, अब जब एक जगह पे ज़्यादा डिमांड हो जाती है ना, मान लीजिए ज़्यादा लेबर की डिमांड थी 4, लेकिन लेबर खड़े हो गए 10, तो अब क्या होगा, इनको वेजेज मिलना कम हो जाएगा। तो 4 को तो मिल जाएगा, लेकिन 6 कहाँ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो नेशनल जो थे ना, एक दूसरे से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गया था वही। और जब लार्ज स्केल पे ये इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गया ना, तो लोगों ने क्या किया कि भाई रोज़गार मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी तो इतनी आई नहीं थी, एग्रीकल्चर में कुछ होता नहीं था, तो वहाँ पे काफ़ी टैक्स हैवी देने पड़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अर्बन एरिया की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे वहाँ पे जब ज़्यादा लेबर मिलना स्टार्ट हो गया, तो कंपनी में वालों ने क्या किया, वेजेज घटा दिए, साथ में कुछ को बाहर निकाल दिया। तो उससे क्या हो गया, अब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। इंक्रीज पॉवर्टी, अब इससे भाई अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पॉवर्टी भी आएगी। इंक्रीज फूड प्राइस ड्यू टू क्रॉप फेलियर, उसी दौरान क्रॉप फेलियर हो गया। क्या हो गया, फसल बर्बाद होगी भाई, ड्रोट के कारण हो नहीं पाई, पहले ही कम होती थी लेकिन उस साल और भी कम डाउन चली गई, डिक्रीज होगी, जिसके कारण क्या हो गया, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेजिंग पॉवर्टी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन क्या हो गया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 10%, अब माइग्रेशन हो गया 50%। तो ये अब 10% को ही तो रोजगार दे सकते हैं ना, 40% कहाँ जाएंगे। जो ओवरलोडेड अगर सिटी हो जाती है, तो वहाँ पोल्यूशन की समस्याएं, चोरी की समस्याएं, सैनिटेशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फूड, इनकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी और इनकी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इकोनॉमी हार्डशिप के कुछ रीजन थे, क्या कहते हैं। अब ड्यूरिंग दैट टाइम पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट विच रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट, लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है रिपब्लिक गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ डिसीजन लेती है भाई, क्या करती है, वोटिंग राइट टू गिव 21+ मैन, जो भी 21 साल के आदमी हैं उनको सबको क्या कर दिया, वोटिंग राइट दे दिया, ताकि वो गवर्नमेंट में अपनी आवाज़ रखवा सके, इंटरेस्ट को सेव कर सके। राइट टू वर्क ऑल, और सबको उन्होंने काम का अधिकार दिया, भाई सबको काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप सेटअप टू रिक्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे नेशनल लेवल के वर्कशॉप स्टार्ट कर दे, ताकि लोगों को स्किलफुल बनाया जा सके और उनके थ्रू उनको रोज़गार दिया जा सके, जिसके बेस पे क्या होगा, रोज़गार मिलेगा तो क्या हो जाएगी, पॉवर्टी अपने आप डाउन आ जाएगी। नेक्स्ट, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टू यूनिफिकेशन, इटली एंड जर्मनी। अब ये जो यूनिफिकेशन है, ये सबसे अब